नमस्कार, सार्थ में आप सबों का स्वागत है। मैं अविनाश पांडे। लोकसभा चुनाव समाप्त हो गए हैं। अब सरकार बनाने की बारी है। एनडीए में शामिल जितने भी घटक दल हैं उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक एक दिन पूर्व दिल्ली में हुई है। तो इन्हीं सब बातों पर आज हम लोग अपने स्टूडियो में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जिले के वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत जी एवं हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता विश्लेषक नृपेंद्र कौशिक जी साथ में हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले रजनीकांत जी से, क्या वो कहते हैं, क्या समझते हैं। तो रजनीकांत जी ये बताएं कि क्या जीत कर भी मोदी जी हार गए? देखिए, मैंडेट अविनाश जी नो डाउट एनडीए के पक्ष में है, प्री अलायंस रहा है और जो एक अति उत्साह था अगली बार 400 पार, स्वाभाविक रूप से पिछले एक महीने से, अगर मुझे याद है अच्छे से कि नितेंद्र विक्रम कौशिक जी, पिछली बार भी हमारी बात हुई थी, डिबेट हुई थी और हम लोगों ने कहा था कि ये जो 400 पार का अति उत्साह का नारा है, कहीं फील गुड या शाइनिंग इंडिया की तरह यह बिखर ना जाए। जी जी। और वैसा हुआ भी, अति उत्साह भी रहा। मोदी जी जीत करके भी इसलिए हार गए क्योंकि यूपी का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है लोकसभा में सदन तक पहुंचने में कारगर। बिहार और यूपी जो है, लोकसभा जो दिल्ली की सत्ता है उसको तय करती है, संसद भवन को तय करती है और इसी दो रास्ते से गुजरकर लोग जाते हैं। 40 बिहार और 80 यूपी की सीटें रही, मगर इस बार जो समीकरण बैठा या जो वन मैन आर्मी की बात हुई, जो एक चेहरे की बात हुई, या सिर्फ मोदी की ही ब्रांडिंग हुई प्रधानमंत्री की, योगी कहीं पीछे छूट गए, या कहीं योगी को यह भी लगने लगा कि कहीं अति उत्साह उनके लिए खतरनाक ना हो जाए। देखिए, बहुत ही गूढ़ बात है इसमें और समझने की जरूरत है कि पूरे कैंपेनिंग में जो आपने देखा होगा जनवरी से लेकर अब तक, योगी के कद को बहुत नीचे करने की भी यूपी में कोशिश हुई। सबने देखा, सबने समझा। ये अलग बात है कि कोई मुखर होकर बोल नहीं रहा और वह एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। दूसरा, नितेंद्र जी से आज मेरी बात हो रही थी और इस चीज से वो भी इत्तेफाक रखते होंगे कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी, उनका जो बड़बोलापन रहा कि आरएसएस की अब हमको जरूरत नहीं है, तो जो ग्रास रूट का जो कार्यकर्ता आरएसएस का, हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी, ये जो विंग थे, कहीं ना कहीं बहुत उत्साहित हुए, जिसका भी एक परिणाम है। और तीसरा, जो ये एक ट्रेंड चला अभी कि आपने देखा होगा अयोध्या श्री राम जन्मभूमि से लेकर अब तक का जो कहानी रहा जी, वो भी एक विषय रहा कि शंकराचार्य लोगों को दरकिनार किया गया। अयोध्या जहां से ये हारे हैं, वहां पर जो है, जो मैं समझ पाता हूं कि व्यापारी काफी आक्रोशित रहे, उनका व्यापार जा रहा है, वो एक टूरिस्ट स्पॉट की जगह पर पूरे वीआईपी मूवमेंट होने लगे, होने वाली बात थी, वो वाली बात हो गई। अब तो इस पर नितेंद्र जी ज्यादा रोशनी डालेंगे क्योंकि लंबे समय से ये इस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हमको लगता है कि हार के भी इसलिए जीत गए कि अगली बार 400 पार नहीं हुआ, अगली बार सिर्फ नैया पार हुआ, वो भी नायडू और नीतीश की बदौलत। तो बाकी नितेंद्र जी बेहतर बताएंगे क्या वो समझ रहे हैं और क्या कुछ समझ। नितेंद्र जी बताएं, 400 पार नहीं हुआ, नैया पार हुआ है सिर्फ, कह सकते हैं। बट अभी जो आपने सवाल किया कि मोदी जी क्या जीत कर हार गए, जी जी, मेरा इसका जस्ट उलट मानना है कि ना वो जीते हैं ना वो हारे हैं। उनको एक ऐसा जनादेश दिया गया है कि उससे वो सबक लें, बीजेपी को सबक लेना चाहिए। और ये जनता, इसका बहुत सारे कारण अगर देखेंगे कि मैं पिछली बार भी इनके साथ डिबेट में इस बात को मैंने रखा था और वो अब तस्वीर उभर कर सामने आई है कि अगर वैसा चीज़ होता कि मोदी के अगेंस्ट में या मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जनता जा रही है तो इंडी गठबंधन को या इंडिया अलायंस को जो है सीटें बढ़नी चाहिए थी, बढ़ी है, बट वो उनको सरकार बनाने की स्थिति में आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आए। तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे अगर पूरे देश के 543 सीटों में देखेंगे तो मैक्सिमम जगहों पर जो है तीसरे से छठे स्थान तक आपका नोटा का वोट है। आप अगर इंदौर चले जाएं कि एक विश्व रिकॉर्ड बना, वहाँ के जो प्रत्याशी हैं 10 लाख से ऊपर से मतों से वो जीते हैं, लेकिन दूसरे स्थान पे वहाँ कौन है? नोटा है 2,18,000 मतों से।
अगर आप नालंदा की ही बात कर लीजिए ना, चौथे स्थान पर 19,000 मतों के साथ जो है नोटा है। आप पूर्णिया चले जाइए, तीसरे स्थान पर नोटा है। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो ये इनके प्रति नाराजगी थी, गुस्सा था, और ये नहीं कि सिर्फ मोदी के प्रति नहीं, मोदी के गवर्नमेंट में जितने भी लोग जो मंत्री हैं या जो उम्मीदवार उनके द्वारा जो तय किए गए थे, उम्मीदवार तो एक पूरा संसदीय बोर्ड तय करता है। ये अलग बात है कि संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी को बाहर कर दिया जाता है, योगी आदित्यनाथ को बाहर कर दिया जाता है, जो कि योगी आदित्यनाथ 2022 में अपने आप को साबित कर चुके थे कि हम अपने बदौलत, अपने काम के बदौलत वहां पे वो सत्ता वापस में आए थे, लेकिन फिर भी उनको दरकिनार किया गया। बाकी यूपी के मुद्दे पर अगर आगे और भी, तो क्योंकि अगर उसको ये लंबा हम करेंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आगे सवाल आप करेंगे तो यूपी में क्या हुआ उस पर भी डिटेल जो है कुछ चीजें सामने निकल करके आ रही है, जो कि इसको समझने वाली बात है। फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी बीजेपी के लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। उनके जो स्टेटमेंट देख रहे हैं, उनके नेताओं के जो पोस्ट देख रहे हैं, उसके आधार पर कह सकते हैं कि वो अभी भी मुगालते में है या इसको और गर्त में ले जाना चाहते हैं, ये समझ से पड़े। यूपी में क्यों हार गई बीजेपी, खास करके अयोध्या ऐसी जगह पे? देखिए, अयोध्या, एक तो पहले हम लोगों को करेक्ट करना चाहिए कि अयोध्या लोकसभा सीट नहीं है, लोकसभा सीट फैजाबाद, अयोध्या विधानसभा है। और अगर आप उसके आंकड़ों में जाकर के देखेंगे तो अयोध्या विधानसभा से बीजेपी लीड करती है, वहां से जीती है वोटों के आधार पे। वोटों के आधार फैजाबाद हारे हैं। वहां पे हारने के कारण जो, अगर मैं पर्टिकुलर अयोध्या की बात करूं तो वहां पे लल्लू सिंह के उम्मीदवार थे, जो कि 2019 में भी उनके जो जीत के परसेंटेज मार्जिन जो था वो कम था। उनके जो स्टेटमेंट, चुनाव से पहले स्टेटमेंट वो एक देते हैं कि हमारी सरकार 400 पार आएगी तो हम संविधान बदलेंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। और अगर आप फैजाबाद के अगर आप वोटरों को देखेंगे तो लगभग, मेरा अगर मैं गलत नहीं हूं तो 40 से 60% के बीच में जो है वहां पे जो दलित, महादलित, ओबीसी और पिछड़े समाज से लोग आते हैं। तो आप वहां पे जाकर करके उनके हक को मारने की बात करेंगे। जिस राम ने सबरी के जूठे बैर खाए थे, अगर उसी के समाज को आप तिलांजलि देने की कोशिश करेंगे तो आप जीतेंगे क्या? अगर उसी तरह से आप बाकी जगहों पे जाएंगे तो जो इनके कैंडिडेट जीतने वाले थे उनका टिकट काटा गया और वैसे लोगों को टिकट दिया गया जो जीत नहीं सकते थे। वैसे लोगों को ला करके बाहर से लाए हुए लोगों को दिया, अपने कार्यकर्ताओं की, जैसा रजनीकांत जी ने कहा कि अपने लोगों को इन्होंने उपेक्षा करी। छोड़ दीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ उपेक्षा की, इनकी अयोध्या से ही देता हूँ। एक अयोध्या में बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया, शायद इसकी जानकारी आप लोगों की होगी। वो बंदे की स्थिति ये थी, उनके जमीन पर किसी ने कब्जा किया था और वो थाने जाते हैं तो थानेदार ने, एसएचओ ने उन्हें कहा कि तुम बहुत ज्यादा बन रहे हो। और उसके बाद उन्होंने अपने नेताओं से कांटेक्ट किया। कोई भी नेता बीजेपी का उस बंदे के साथ खड़ा नहीं हुआ, जिसके वजह से वो सुसाइड हुआ। तो क्या उसके अगेंस्ट में नहीं जाएगा लोग? आज जितने भी लोग अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं, क्या उस जो सुसाइड किया उसके लिए कौन बोलेगा? बीजेपी वाले लोगों का क्या है ना, यूज एंड थ्रो, वो इस्तेमाल करते हैं, बाद में उनका जो है ना कद्र करना भूल जाते हैं। इसके वजह से ये एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा कि जो बात आपने कही कार्यकर्ता की उपेक्षा और तमाम चीजों की, उससे मैं भी सहमत हूँ। और मुझे लगता है कि अयोध्या या फैजाबाद जो बात हो रही है, और नो डाउट अयोध्या के लोगों ने वोट किया, मगर मेरा बहुत ही क्लियर कंटेक्स्ट है चीजों में कि जो जीते हैं वो भी श्री राम के ही आशीर्वाद से चुनावी मैदान में थे। बीजेपी के भी कैंडिडेट अपने आराध्य के ही आशीर्वाद से थे, और फिर आप गलत बयान करते हैं तो इसका भी असर पड़ता है। अब पूरे तमाम जगहों पर आप देखिए, उस पर हम बाद में आएंगे कि क्या कुछ चल रहा है, मगर जो स्थितियां हैं वो सही बात कहा नितिन विक्रम कौशिक जी ने कि आप बिहार में सबसे ज्यादा जनसभाएं किसने की? नरेंद्र मोदी ने। पीएम ने जहां जहां किया उसमें से 80% सीट हार गए। पूर्णिया आपने जनसभा किया, वहां आप हार गए। पाटलिपुत्र आपने किया, वहां हार गए। काराकाट आपने किया, वहां हार गए। तो आप देखिए, पप्पू यादव ने तो सबको, आप देखिएगा, पप्पू यादव ने तो सबको दिखा दिया कि क्या कुछ हो सकता है। मगर मेरा यह मानना है कि जो अश्वनी चौबे के साथ हुआ बक्सर में, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। बिहार में थोड़ा सा, और बिहार में जो आप जो कह रहे हैं ना, बिहार में मैं उस चीज से एग्री नहीं करूंगा, आपकी पूर्ण बातों से मैं सहमत नहीं करूंगा, थोड़ा ही सहमत रहूंगा। क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग ये करेक्शन करें कि सिर्फ पाटलिपुत्रा में नहीं, उन्होंने रोड शो पूरा पटना में किया। नहीं, वो पाटलिपुत्रा और पटना साहिब, मैक्सिमम पटना साहिब, फोकस पाटलिपुत्रा ज्यादा था। नहीं, पटना साहिब था, क्योंकि वहां पे 36% वोटिंग हुआ है। आप इससे देखिए ना, वहां पे से मैसेज गया कि सारे लोग जो है कायस्थ समाज के लोग नाराज चल रहे हैं, अगर इनके साथ नहीं खड़े हुए और इनको, मतलब यहाँ तक कि लोगों का आवाज भी उठी थी कि ये कोई भी काम के, जो रविशंकर प्रसाद हैं ये नकारे सांसद हैं,
वहाँ के स्थानीय लोगों का ये था। तो ये चीज नहीं कह सकते कि एक्चुअली सिर्फ ये वो पाटलिपुत्र जो मोदी का चेहरा के भरोसे सब लोग चले थे। आप आर.के. सिंह को देख लीजिए, वो आर.के. भी सिंह- हारे हैं, अपने अभिमान में हारे हैं। वो उसमें मोदी का चेहरा का वहां पे नहीं, वो खुद के अपने अहंकार से हारे हैं। मैंने क्या कहा, लल्लन कि टॉप उनको- के इंटरव्यू में उनका ये कहना कि भाई मैं अगर वोट ना भी मांगने जाऊं तो जीत जीत जाऊंगा। दूसरी चीजें हैं कि वहां पे एक कारण और भी है कि एक पावर प्लांट आया था और उसको खींच करके वो सुपौल, जो कि उनका अपना स्थानीय जो अपना घर है, एक्चुअली उनका आरा जो है ससुराल है और उनका घर हुआ सुपौल, तो वो प्लांट को सुपौल लेकर के जाते हैं। और एक उसमें क्या होता है कि जब कोई प्लांट आता है, कोई कंपनी आती है, कोई फैक्ट्री लगती है, तो उसमें स्थानीय लोगों को जगह दी जानी चाहिए। कम से कम इतना ये किए होते कि आरा के लोग को उसमें नौकरी ही दिलवा दिए देते, तो इनके लिए ये हो जाता। दूसरी चीज एक वहाँ पे और कारण बना कि कोई वहाँ पे पाइप वगैरह लाइन बिछ रही है, जिसके भी अपने वहाँ के स्थानीय लोगों को जगह नहीं दिया गया। ये पर्टिकुलर एक कास्ट से घिरे रहे, जो कि वो भी कास्ट इनको वोट नहीं किया। ये बड़बोलापन और पुराने कार्यकर्ताओं, फिर यहाँ पे बात आती है कि आरा में भी पुराने कार्यकर्ताओं को इन्होंने इग्नोर किया आर.के. सिंह ने। और ये जो सबसे बड़ा फैक्टर आपने पहले में बोला कि आरएसएस को कहना नड्डा जैसे लोगों का, जिनकी खुद की सीट जीतने की क्षमता नहीं है, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला आदमी हूं, मुझे कोई इसमें गुरेज नहीं है, कि वो व्यक्ति कह रहा है कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं, वाजपेयी जी का दौर था वो, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि उस दौर के बाद से आरएसएस ने अपने जो नीचे इनके साथ जो सपोर्ट सिस्टम था वो पूरा का पूरा खींच लिया और उसका जो है नतीजा आपके सामने रखा। बिल्कुल, ये मुझे जहां तक अब सूत्र ने बताया था, और मैं आश्वस्त था 2 महीना पहले हमारी जो बात हुई थी, हमने कहा भी था कि आरएसएस का अपना आकलन 235 से 240 का था। अपनी जो सीटों की बात हो रही थी, जो उनका सर्वे था, अब एनडीए मिलाकर 290 हो जाए चाहे 94 हो जाए, देखिए 2-3 चीज बहुत अप्रत्याशित है। खुद प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोट से जीतते हैं, जबकि जितना काम आप कहते हैं या जो भी आपका अभिमान रहा या आपने जो सोचा कि मैं हूं तो देश है, उसमें 1.5 लाख वोट से, और अजय राय आपके जो विरोध में रहे वो 4 लाख वोट ले आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझना पड़ेगा कि जो मैजिक का दम भरा जा रहा है या जो चेहरे का दम भरा जा रहा था, यह भी सबसे बड़ा कारण है। और बिहार में एक और आप देखिएगा कि आप बिहार में भी जो बीजेपी जिस तरीके से बयानबाजी कर रही थी, नीतीश कुमार के खिलाफ जा रहे थे या उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, या जो लग रहा था कि अब बिहार भी हम लोग पूरा 40 का 40 सीट जीत लेंगे, दावा ठीक था, सब कुछ ठीक था। हो सकता है बहुत सारी बातों से नितिन जी इत्तेफाक नहीं रखेंगे, मगर ये जो मेरा अपना एक अनुभव ये भी कहता है कि बिहार से लेकर यूपी तक ये अपने अहंकार और अपने जिद और सिर्फ बयानबाजी के कारण है। मिला जुला कर डिबेट को अभी हम लोग और आगे रखेंगे, बहुत दिलचस्प होने वाला है डिबेट। लेकिन अभी तक के डिबेट में जो बातें छन के आई है वो यही प्रतीत हो रहा है, लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईगो में, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो ईगो में रह गए और उनको जो उनके दल के जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनकी भूमिका को तवज्जो नहीं दिए। तो और इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और रजनीकांत जी से जानते हैं कि रजनीकांत जी, यूपी के लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो देखा जा रहा है, काफी नाराजगी वगैरह देखी जा रही है सोशल साइट्स वगैरह। देखिए, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते, ना सीरियस लेते हैं। सोशल मीडिया व्यक्तिगत अपनी विचारधारा, अपनी भावनाओं को रखने का एक जगह है, और हम तो कहते हैं जब कोई 2 पार्टी लड़ती है, पक्ष या विपक्ष, अगर पक्ष जीत जाए या विपक्ष हार जाए वो अलग एक मुद्दा है, मगर सपोर्टर्स जो होते हैं, जो दिल से चाहते हैं, उनको दुख भी होता है। और मैं उनकी उनकी भावनाओं के प्रति आदर के साथ कहूँगा कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो उनके मन की बात है, उनका मन का भराश है, उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। देश हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलता है। राजनीति में मुद्दे मायने रखते हैं, राजनीति में पॉलिसीज मायने रखते हैं, और मुद्दों से आपका विभेद होना, नीतियों से आपका मतभेद होना, जी जी, ये बात एक अलग है। मगर व्यक्तिगत तौर पे किसी के जीवन से आपको ना मतभेद होना चाहिए, ना नफरत होनी चाहिए। जी जी। तो यूपी के सम्मानित लोग, हर लोगों ने वोट किया, लोकतंत्र के लिए किया। अब किसी ने मुझे नहीं किया तो इसलिए वो गद्दार हो जाएगा, ये गलत बात है। मुझे लगता है कि जो आपने किया, जितना नंबर आपको मिलना था आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से मिला, जितना आपने काम किया आपको मिला। आप एग्जाम में जाते हैं अति उत्साहित होकर, आप 70 नंबर लिखकर आएंगे तो आपको 100 नहीं आएगा, 70 नहीं आएगा। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की, सांसदों की जो उस समय के थे,
उनका होमवर्क खराब था, क्लास वर्क खराब था, परफॉर्मेंस खराब था। एंटी इनकम्बेंसी को वो बहुत सीरियसली नहीं ले रहे थे, उनको लग रहा था कि मोदी है तो मुमकिन है। ये भ्रम की स्थिति इस बार जनता ने तोड़ कर दिखाया। सारे सभी बड़े बड़े नेताओं का भ्रम टूटा है इस बार, जिसमें आर.के. सिंह भी एक बड़े कद्दावर नेता हैं, राम कृपाल भी हैं। आप यूपी में चले जाइए, मेनका गांधी हारी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हारी है। स्मृति अमेठी ईरानी से हार गई। स्मृति ईरानी हार गई। हमारा ये कहना है कि जीत और हार अपनी जगह पर है, मगर देश तो सबका एक ही है, भारत है। अगर जिसके आराध्य हैं वो सबके आराध्य हैं, मगर ये इलॉजिकल बात है कि आपने वोट नहीं दिया तो आप गद्दार हो गए, आपने वोट नहीं दिया तो आप देश के नागरिक नहीं हैं, आपने वोट नहीं दिया तो आप राम को नहीं मानते। ये धार्मिक मुद्दा तो होना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है, क्या लगता है आपको? अब देखिए इसमें लगना क्या है, सरकार तो बननी ही है। जी। और सबसे पहले तो मैं जो पीछे जो सवाल आपने रजनीकांत जी से सोशल मीडिया के बारे में जो यूपी के पर बोला आपने, हाँ। और कुछ रजनीकांत जी पहले भी बोल रहे थे मोदी जी के 1.5 लाख के अंतर से जीतना या और भी मुद्दे पे, थोड़ा सा मैं अगर आपकी अनुमति हो तो उसको थोड़ा मैं जरूर जरूर, जी 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 जी, बताया जाए बताया कि मोदी फैक्टर जो है, जो जैसा उन्होंने कहा कि मोदी फैक्टर इस बार जो है काम नहीं कर पाया, तो एक्चुअली मोदी फैक्टर इस बार बना ही नहीं। इसको मैं ये नहीं, मोदी फैक्टर आज भी है, अगर नहीं होते तो इतने भी आंकड़े नहीं पहुंचते, अगर ऐसे देखिए तो। अब इसके कारण क्या है कि यूपी में क्यों ज्यादा सीट लूज किया गया, राजस्थान में सीट लूज क्यों हुआ, आपका हरियाणा में 10 का 10 जीते थे पिछली बार, इस बार 5 पर क्यों आ गए, बिहार में आप 4 सीटों पे मतलब यहाँ से 17 से आप 12 पे क्यों आ गए। तो इन सब को अगर देखिएगा तो उसमें बहुत सारे कारण हैं। जैसा एक तो पहले हम लोगों ने दोनों ने एक ही चीज बोला कि उपेक्षा, आरएसएस को इग्नोर करना, उसके साथ आरएसएस के जो छोटे-छोटे संगठन हैं उसको इग्नोर करना, उम्मीदवार गलत चयन करना, और सब एक और है पुरुषोत्तम रूपाला का स्टेटमेंट। इसको जी, जी, भुला जी। नहीं सकते आप। पुरुषोत्तम रूपाला ने एक पूरे कास्ट को, एक कम्युनिटी को जितना निम्न स्तर पे जाके उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था कि उस जगह पे कोई भी रहेगा उसका खून खौलेगा, और उसी का परिणाम है ये सभी स्टेट में इनका नीचे जाना। आप इससे समझिए कि काराकट में जैसा उन्होंने बताया, काराकट को और ऐसे थोड़ा-सा करीब से समझिए कि वहाँ पे बीजेपी के बड़े-बड़े महारथी आए, प्रधानमंत्री मोदी आए, गृह मंत्री अमित शाह आए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, सभी लोग आए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कहाँ गए? तीसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन रहा? पवन सिंह। और पवन सिंह कितने वोटों से उनसे आगे हैं? 19,000 वोटों से आगे हैं। तो इससे समझिए कि उस समाज के लोगों ने उन्हें एक कड़ा संदेश दिया, जो कि उनका कैडर वोटर हुआ करता था। वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, उसके बाद पूरे यूपी में जगह-जगह पे महापंचायत की आयोजन किया गया, और उसके वजह से खामियाजा यहाँ पे मोदी जी को भी भुगतना पड़ा। फिर भी मोदी जी की लाज रखी वाराणसी के लोगों ने कि 1.5 लाख मतों से जिता दिया। नहीं तो आप बाकी जगह पे उठा करके आप देख लीजिए। आप वहीं पे चंदौली चले जाइए, महेंद्र नाथ पांडे इतने कद्दावर नेता रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो वहां से 23,000 मतों से हारते हैं। तो वहां पे ये होता है कि फॉरवर्डों की अनदेखी, जिस तरीके से जो एक सीधा सीधा सवर्ण समाज की अनदेखी, जो वैश्य समाज की अनदेखी, जो इनके कैडर वोटर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी अनदेखी भी इनके खिलाफ गई है, उनके खिलाफ इनके स्टेटमेंट खिलाफ गए हैं। मोदी अकेले क्या करेंगे? मोदी को गिराने के लिए उनके ही लोग लगे हुए, बार-बार संविधान बदलने की बात करना, क्या आप चुनाव जीतेंगे क्या? और अभी एक चीज और मैं इसमें कह देता हूं कि उसमें ये सिर्फ वन मैन आर्मी शो करने की कोशिश की जा रही है कि एक अमित शाह ही पूरे चीज को देख रहे हैं, और अमित शाह ही ये जो भी होगा तो अमित शाह को क्रेडिट दिया जाएगा। आज अमित शाह को क्रेडिट क्यों नहीं लोग दे रहे हैं कि अमित शाह के वजह से ही ये हार हुई है? मोदी जी ही क्यों? जबकि अगर आप देखेंगे तो हर चीज वो में डिस्क्रेडिट पे जो आप बात नहीं, कर रहे हैं मैं ना, उसको अमित और शाह थोड़ा की, सा कर देता हूँ कि आप उसके बाद अपनी उसको बात को रखिएगा तो और चीजों को मैं उनको थोड़ा सा, क्योंकि एक चीज नहीं है कि मैं बिल्कुल। बीजेपी को पिछले 20-25 सालों से फॉलो करता हूँ, बीजेपी को, इसलिए उसके चीजों को मतलब जो जड़ तक मतलब जाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। अमित शाह हर जगह पे इंटरफेयर किए। क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है? नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? नड्डा है। नड्डा जी। हैं? सर्वमान्य नेता कौन है? आदरणीय मोदी जी हैं। यूपी के भी सब जगह अपने अपने, जैसे गडकरी जी, आप यूपी में मैक्सिमम, ये सॉरी, महाराष्ट्र में सब अधिकतर सीट आप हारते हैं। 23 सीट लाए थे, इस बार कितनी सीटें आई हैं? शायद 9 आई हैं, शायद ऐसे ही है। वहां पे आप सीट लूज करते हैं, और जिस क्षेत्र से, नागपुर का जो क्षेत्र है,
उस क्षेत्र में सब सीट हार जाते हैं, सिर्फ नागपुर। नागपुर क्यों जीतते हैं? नितिन गडकरी के कारण जीतते हैं। उनकी जो व्यक्तित्व है, उनका जो छवि है और उनके काम करने की जो छवि है, उसके वजह से जीतते हैं। वहां पे देवेंद्र फडणवीस के कारण महाराष्ट्र में बीजेपी लूज की। आप अजित पवार को लाने की जरूरत नहीं, आपने किससे समझौता किया? अपने सीट समझौता करके उनको आपने दिया ना, वो एक सीट जीतते हैं। उनको ला करके तोड़ जोड़ जो इतना ज्यादा वहां पे किया गया, हमारे नीतीश जी को यहाँ पे लोग बदनाम करते हैं, वहां पे तोड़ जोड़ की राजनीति इतनी ज्यादा हुई कि मराठी जो मानुस है वो देवेंद्र फडणवीस से नाराज हो गया। उसका परिणाम ये हुआ कि वहां पे भी उनको झेलना पड़ गया। वही चीज राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, जहां पे कुछ ऐसा नहीं। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को साइड कर देना क्या बिल्कुल दर्शाता है? सबसे बड़ा जो बिल्कुल बिल्कुल बड़े बिल्कुल बड़े नेताओं को अगर आप देखेंगे और जो दरकिनार इनके जो और कैडर आप वोटर आप उनको भी ये कह रहे हैं खत्म मध्य किया। प्रदेश में भी खेला हो जाता। शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से साइड किया बिल्कुल, गया और बिल्कुल, फिर लाया गया, बाद में बनाया गया। देखिए एक बात तो आप सहमत हैं कि अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, और मेरे ख्याल से जिस किसी संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति बैठ जाता है तो फिर आपकी भावना उनके प्रति अच्छी हो या ना हो, वो देश के सम्मान्य नेता हैं और तो उनके आदर में ही हम बोलेंगे। मगर जो अमित शाह की आप बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा पावर रख रहे हैं या कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपको नहीं लगता है नितिन विक्रम कौशिक जी की कांग्रेस संविधान के मुद्दे पर लोगों को कन्विंस करने में सफल रही और आप हिंदू मुस्लिम करते रह गए, जो कि पूरे देश में पूरी जो जनता है इससे ज्यादा उम्मीद कर रही थी कि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर आएंगे, आपके पास कुछ ब्लूप्रिंट होगा, आपके पास रोजगार मुद्दा होगा, महंगाई को कैसे नीचे लाएंगे वो एक मुद्दा होगा। बहुत सारी बातों पर आप चल सकते थे। अगर आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते देश में तो शायद आज ज्यादा सीटें आती, मेरे समझ से। नहीं, उसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पर फिर थोड़ा सा मैं ये करूँ। कुछ पहले आपने एक बात कही थी कि होमवर्क, भारतीय जनता पार्टी ने होमवर्क नहीं किया था। वो इसलिए नहीं किया था, यहाँ पे फिर से आता है ओवर कॉन्फिडेंस एंड जो इनका ईगो जो था, जैसा कि हमारे पांडे जी ने कहा कि ईगो, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जो है ईगो में चला गया। उसकी बात यहाँ पे क्या होनी चाहिए कि वो लोग ईगो में थे कि हम जिसे भी देंगे टिकट वो जीत वो जाएगा। जीतेगा, हम जो करेंगे वो मानना होगा। ये नहीं कि मान्य होगा, नहीं, मानना होगा। मान्य होगा वो अलग चीज होता है, मानना होगा ये थोपना हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, खास करके अमित शाह ने, और अमित शाह का एक चीज मैं इसमें ऐड करता हूं, मुझे इसमें बोलने में कतई गुरेज नहीं, क्योंकि मेरे साथ कोई बाउंडेशन नहीं है। आप लोग के साथ हो सकता है एक बैरियर होता है, मेरे साथ बैरियर नहीं रहता है, कि अमित शाह नरेंद्र मोदी के बाद खुद को प्रधानमंत्री का चेहरा देखते हैं। और इसके कारण जो है, क्योंकि देश से जिस तरह से योगी जी के लिए मांग उठ रही है, मोदी के बाद योगी, तो उनके छवि को खराब करने के लिए, उनके कद को छोटा करने के लिए यूपी में ये खेल खेला गया कि बाहर से लाए हुए लोगों को तो टिकट खेल दिया में गया। फंस तो गए आप। फंस गए, ये अब समझेंगे फिर भी तब ना कल, क्योंकि उनका अगर परसों जिस दिन रिजल्ट आता है, जब मुख्यालय पहुंचते प्रधानमंत्री मोदी और जब पोडियम के सामने जाकर करके उनके दर्द को, पीड़ा को, उस चेहरे को देखिएगा तो समझ में आएगा कि किस पीड़ा में। लेकिन वहीं पे जब वो बगल में आप देखिएगा अमित शाह की कुटिल मुस्कान और ताली मार रहे हैं, क्या आपने वो जीत दर्ज करी थी जिसमें आपकी हंसी और ताली बनती थी? देखिए मुझे तो लग रहा है कि ठीक। कहीं ना कहीं एक चेहरे को दबाने के लिए दूसरा चेहरा कुटिल मुस्कान में है। लेकिन ये भी मैं मतलब कहने में, मतलब बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को रखना चाहूंगा कि अमित शाह, अगर उनके लगता है, मैं ये भी बता रहा हूं कि ये जो जैसा सरकार बनाने की बात करे उस पर भी आ रहा हूं, अमित शाह जिस दिन भी अपने आप को घोषित कर दे, क्योंकि अभी तक उनका चल ही रहा है पकड़, और उसमें मैं इस मोदी जी इसलिए दोषी हैं कि उनके सह पे उतनी चीजें वो करते हैं। अगर मोदी जी अपना हाथ खींच लेंगे तो अमित शाह कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अमित शाह जिस दिन अगर कह दें कि हम भाजपा के तरफ से प्रधानमंत्री कैंडिडेट के उम्मीदवार होंगे, भाजपा 100 भी सीट पार नहीं कर पाएगी। इस चीज को अमित शाह अभी भी नहीं समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जो पुरानी भारतीय जनता पार्टी है, वो कहीं खो सी गई है, और नई भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस से लाए हुए लोगों के द्वारा बनाया गया, ये दूसरे दलों से ला करके जो बिठा दिया गया, ये लोग तरजीह नहीं दे रहे दल बदलू भी तो हारे हैं। वो आपने हारे देखा हैं। ही है दल बदलू जिनको उसके खामियाजा ये भुगत रहे हैं ना कि जो अपने नेता हैं वो भी भुगत गए। आज देख लीजिए पूरा का पूरा। नितेंद्र जी मेरा ये सवाल भी आपसे है कि अब नायडू और नीतीश कुमार, सत्ता की चाबी उनके हाथ है। अब तो हर चीज जो है, अब कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स चलेगा, तमाम चीजें चलेगी। मगर बिहार के लिए, चूंकि हम लोग बिहार से हैं, तो ये गौरव का विषय है कि अब बिहार की उम्मीद जगी है और उधर नायडू की जो लोग हैं, जो उनके समर्थक है, जो पार्टी के लोग हैं, जो उनके राज्य के लोग हैं, उनकी भी आशाएं जगी होगी। अब प्रेशर पॉलिटिक्स तो चलेगा, मगर बिहार के लिए अच्छा होने वाला है। आपको क्या लगता है? अरे इस पर और इनके सवाल का भी जवाब उसी में ऐड कर देते, क्योंकि दोनों मिलता जुलता सवाल है कि अब सरकार बनने जा रही है, इस पर क्या कहना है? सरकार बनने तो जा रही है, 8 तारीख को शपथ ग्रहण का डेट भी तय हो गया है।
वो शनि महाराज जो हैं शायद मोदी जी का जो है किसी इस घर में बहुत मजबूत स्थिति में है। और नीतीश जी का भी जो ज्योतिष पंडितों ने कहा है कि 2026 तक इनका राजयोग है। अब पता नहीं, हो सकता है वो प्रधानमंत्री बन जाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूँ अभी, अपना जो जितनी भी मेरे अनुभव है, जितनी भी मेरी उम्र है, उस हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूँ कि इस बार की सरकार 5 साल चलने वाली नहीं है। ये मेरा मानना है। इसमें एक चीज़ और कह देता हूँ कि प्रेशर पॉलिटिक्स तो पूरा हो गया शुरू। आप जीतन राम मांझी सोचिए कि कह रहे हैं कि मुझे भी मंत्री पद चाहिए। वहाँ जो आपके देवगौड़ा के बेटे जो हैं कुमार स्वामी, वो कह रहे हैं मुझे मंत्री पद चाहिए। यहाँ से चिराग पासवान कह रहे हैं कि मुझे 1 केंद्रीय मंत्री, 1 राज्य मंत्री चाहिए। जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि मुझे 3 जो मंत्रालय चाहिए, 2 केंद्रीय मंत्री चाहिए, 1 जो है हमें ये चाहिए। टीडीपी ने 5 मांगा, साथ में एक आपका ये लोकसभा स्पीकर मांगा, जिसको बीजेपी ने इग्नोर किया। उसमें भी मंत्रालय कौन-कौन सा मांगा जा रहा है? सड़क परिवहन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, जितनी भी मंत्रालय जो मतलब देश का जो एक पूरा ढांचा तैयार करता है, वो सारा का सारा उन्हें चाहिए। तो ये दिन ज्यादा दिन चलने वाली सरकार नहीं है। और अगर एक चीज और है, इंडी गठबंधन वाले जो खुश हो रहे हैं, इंडिया अलायंस के लोग, कि हमारे साथ नीतीश जी आ तो खुश जाएंगे। होना भी चाहिए। देखिए बहुत सालों के बाद ये खुशी आई है। नहीं, उनको मैं उनके खुश होने पे तंज नहीं, ये नहीं कि हाँ वो ना खुश हो। मैं उसमें ये कह रहा हूँ कि उसको ऐसे समझिए कि अगर नीतीश जी और नायडू साहब उधर चले भी जाते हैं तो भी उनकी सरकार नहीं बन पा रही। नहीं, दूसरी बात ये भी देखिए कि और एक चीज और शायद न्यूज कांग्रेस नितेंद्र जी, आप देखे होंगे पूरे चुनाव में कांग्रेस संगठन के हिसाब से बहुत कमजोर रही, कार्यकर्ता के हिसाब से कमजोर रही। बैसाखी पे उनकी भी दूसरे कंधों पे चढ़ के नदी पार किए हैं। हाँ, उनका कुछ नहीं है उसमें। राहुल गांधी का ना कोई भारत जोड़ो यात्रा काम किया, रायबरेली, अमेठी और ये तमाम जगहों पर अच्छा किया आपने। अमेठी स्मृति ईरानी के खुद के कारण हारी, ये मानना पड़ेगा। रायबरेली उनकी परंपरागत सीट रही है। फिर भी ये चीज तो आपको नितेंद्र जी स्वीकार करना होगा कि राहुल गांधी का अथक परिश्रम और उनकी जो भी यात्रा रही है, देखिए सपा भी बहुत अच्छा काम की। हाँ, उसमें मैं राजद ने भी बहुत अच्छा हम भी आएंगे। से पहले मैं सपा की बात जो है वो, मैं जो सरकार बनने वाली बात पे ये कह रहा हूँ कि शायद एक न्यूज आप लोग पता नहीं शायद देखे कि नहीं देखे, शायद ऐसे, लेकिन आप मीडिया से लोग जुड़े हैं, आपसे कोई न्यूज छुपता नहीं है कि 10 बड़े छोटे दल जो ऐसे हैं जिन्होंने बिना शर्त के तो समर्थन दिया है, समर्थन दिया। और आंकड़ा जो है 303 बता रहे हैं, वो 303 वो कल ट्वीट मैंने पढ़ा है गिरिराज सिंह का। और देखिए गिरिराज सिंह, मैं गिरिराज सिंह का ट्वीट तो नहीं देखता, मैं तो न्यूज पढ़ता हूँ और मैं चैनल भी नहीं देखता हूँ। मैं तो खुद के बोलता हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल देख लेता हूँ, जैसे आप लोगों का है एनालिसिस होता है, प्लस मैं जो है अखबार पढ़ लेता हूँ, जो भी अखबार लीडिंग अखबार है वो पढ़ लेता हूँ, प्लस पोर्टल भी पढ़ता हूँ। क्योंकि पोर्टल सारा गलत ही हो ऐसा नहीं है, लेकिन सभी को पढ़ने से थोड़ा कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलता है। अब रही बात, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी का यात्रा इतना कारगर होता या राहुल गांधी की रणनीति कारगर होती तो वो बाकी उनके उम्मीदवार सभी जगह अच्छे खासे मार्जिन से जीतने चाहिए थे। नहीं, हमारा नितिन जी, हम जो कहना चाह रहे हैं बिहार पर भी मैं उसका बिहार की बात नहीं कर रहे हैं आप। नितिन जी ये समझना होगा कि राहुल गांधी भी अपने ईगो और अपने जो कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस उनको भी था या नहीं था, और जो भी रहे, मुझे समझ में आता है कि संगठन और कार्यकर्ता के रूप में वो कुछ नहीं कर पाए, कार्यकर्ता उनका बन नहीं पाया, संगठन से कमजोर है, वो एक अलग फैक्टर, कैंटीन इनकम्बेंसी का उनको फायदा मिल गया। नहीं, वहां पे भी उनको नहीं फायदा। जो आपने पहले बात बोला, जो हम लोगों ने बोला कि दूसरे के कंधे पे सवार होकर पार किए हैं, वो वहां पे अभी जो राहुल गांधी जो घिरे हुए हैं वो वामपंथी विचारधारा से घिरे हुए हैं। और ये हम लोग ही नहीं कह रहे, ये उनके जो छोड़ करके जाने वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े जो कद्दावर कांग्रेस के नेता रहे, वो भी इस बात को बोले हैं। अब रही बात बिहार में, आप इससे समझिए ना राहुल गांधी को कि बिहार में कितनी सभाएं वो की हैं। पाटलिपुत्र एक आए हैं बस मीसा भारती के लिए, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ पे जो भी बिहार में है वो सिर्फ तेजस्वी यादव की। मुझे लगता है पूर्णिया उन्होंने पप्पू यादव को धोखा दिया एक तरीके से। वो धोखा नहीं कह सकते उसको दूसरे तरीके से, कि उसी वजह से जैसा बोला गया न्यूज में कि उसी वजह से दोनों भाई बहन नाराज हो गए और यहाँ पे नहीं आ रहे थे। तो और अब चले समाजवादी पार्टी की इस बार रणनीति जो है बहुत महत्वपूर्ण रही है। कैसे कि समाजवादी पार्टी ने 2 लिस्ट तैयार करी थी। एक मतलब जो है 2 लिस्ट इस वजह से कि उन लोगों ने ये तय किया था समाजवादी ने कि बीजेपी अगर इस कास्ट के इस उम्मीदवार को उतारेगी तो हम दूसरे कास्ट के इस उम्मीदवार को उतारेंगे। मतलब 2-2 लिस्ट लेकर के वो बैठे हुए थे। तो ये उनके रणनीति इस बार जो, अगर कोई भी रणनीति और इनके घोड़े को रोका है, मगर नेताजी का सपना आज पूरा हो गया। पूरा कैसे हो गया? नेताजी का सपना
अपने जीते जी और जो जो पहले का रहा सपा, जिस तरीके से यूपी में साफ होता जा रहा था, अखिलेश ने कहीं ना कहीं अपने पिता की विरासत को बचाने की भरपूर कोशिश की। कह सकते हैं उसको, इसमें कोई ये दो राय नहीं, और इस बार यही एक है कि रणनीति उनका अच्छा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा हुई, बहुत खास रहा। चाहे मोदी जी हो, नीतीश जी हो, चंद्रबाबू नायडू हो, अब देखिए आने वाले दिनों में जो भी होगा अच्छा होगा। ईश्वर से कामना करते हैं हमारे देश के लिए जो भी हो बहुत अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीकांत जी। तो देखते रहिए सार्थ। नमस्कार।